गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर नंबर 9 एज द टॉपिक हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले सीखते हैं कि हाइड्रोजन क्या होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है और किस तरह से उसका अकरेंस होता है। सबसे सिंपल इसका सिंबल पढ़ेंगे जो कि H होता है, बेसिक सी बात है। ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है और अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में तो सबसे पहले रखा जाता है, सबसे हल्का होता है। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, यही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और एटॉमिक सिंबल में देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होता है बेसिक हाइड्रोजन का। अगर बात करें इसकी अकरेंस की तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड में। यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन और कमाल की बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का 73% मास केवल ये हाइड्रोजन अकर कराता है। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। 118 एलिमेंट्स जिनकी खोज हो चुकी है आज पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें रखा गया है, उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट अगर कोई है तो वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्का, इतना हल्का एलिमेंट है, इतना ज्यादा हल्का कि अगर आप इसको किसी चीज में भर दें या खुद इसकी बात करें तो अर्थ का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल भी इसको बांध के रख नहीं पाता। आपने गैस से भरे गुब्बारे देखे होंगे, वैसे हीलियम के भी उड़ते हैं लेकिन हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन के भरे गुब्बारे को आप हाथ में पकड़ते हैं वो उड़ जाते हैं, वहीं कई बार हम अपने मुंह से हवा भर के उन गुब्बारों को फुलाते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। तो ये कमाल केवल और केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के एलिमेंट्स दिखा पाते हैं। लेकिन इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि साल दर साल पूछे गए हैं इससे सवाल नीट एज वेल एज जेई के एग्जामिनेशंस में। तो इंट्रोडक्शन से अगर स्टार्ट करें तो ये सबसे हल्का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट बात करें तो हमारी सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट्स जो हैं जुपिटर और सैटर्न मेनली हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं और हमारा सन जो हमको एनर्जी देता है, ऑल द एनर्जी जिससे ये दुनिया सरवाइव करती है, वो सारी एनर्जी हाइड्रोजन की रिएक्शन से आती है सन के पास और सन उसको एमिट करता है। वहां की रिएक्शंस हमें नहीं पढ़नी। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले बात आती है कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। सबसे बेसिक फॉर्म तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, जो अभी अभी पढ़ा था 1H1 वाला। इसको एक नाम दिया गया साइंटिफिक और वो नाम था प्रोटियम। लेकिन कॉमनली हाइड्रोजन भी हम इसी को बोलते हैं, 1H1 की तरह लिखा जाता है। मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा अकरेंस इसी की होती है और जिन हाइड्रोजन के बारे में हम बार बार बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वही हाइड्रोजन है। इसके अलावा इसका एक आइसोटॉप आपको और देखने को मिलेगा, डी से डिनोट करते हैं, नाम होता है ड्यूटीरियम। जनरली आपको ये देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इसका काम भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होता है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। ये एक रिएक्शन ट्रेसर होता है और बहुत काम आता है हमें यह पता करने में कि कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। हम लोग सबने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहलिक ग्रुप से कराएं तो हमें एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर, RCOOR। यहां पे भी एस्टर मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन की तरह। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि उस एस्टर में H किसका हटा है और OH किसका हटा है? एसिड जनरली H+ देना पसंद करते हैं लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। एसिड से OH- निकलता है और अल्कोहल H+ देता है। ये हमें पता किससे चलता है? ड्यूटीरियम को इस्तेमाल करके H की जगह, जिससे हम ट्रेस कर लेते हैं कि रिएक्शन में एलिमेंट्स
कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे वो रिएक्शन हो रही है, उनकी मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए ड्यूटीरियम हमारे काम आता है। मैं फिर से लिखना पसंद करूंगा, डिनोशन नाम है ड्यूटीरियम और एटॉमिक सिंबल में आप डी इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इसका एक और आइसोटोप भी है, जरा सा एलिमेंट है, आइसोटोप इसने 3 बना रखे हैं, नाम है ट्राइटियम या ट्रीटियम, जो आपको पसंद है। सिंबल टी से डिनोट किया जाता है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। इनफैक्ट और डीपली बात करें तो ये एक बीटा एमिटर होता है। ये थोड़ी फिजिक्स की बात है। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है तो आपको पता है कि बीटा माइनस पार्टिकल्स क्या होते हैं। मैं थोड़ी सी अगर आपको जानकारी दूं तो बीटा माइनस पार्टिकल्स होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये एमिट करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को विद अ हाफ लाइफ ऑफ 12.3 ईयर्स। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फैक्चुअल बात है। बस इतना याद रखना है कि इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एटम है ट्रीटियम, जबकि प्रोटियम और ड्यूटीरियम कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते और कभी कभी इसके वजन का मजाक उड़ाया जाता है। मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं हम लोग अपनी आम जिंदगी में, गोलू मोलू भारी भरकम हाथी कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे ही इसको भी हम लोग एक मजाक में नाम दे देते हैं हेवी हाइड्रोजन। हेवी हाइड्रोजन बोल दिया जाता है इसको। ड्यूटीरियम काम आता है रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने में। प्रोटियम हमारा मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन का फॉर्म है और ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है जो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते। इनफैक्ट ड्यूटीरियम भी आपको केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म्स के पोर्शन में देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन प्रोटियम हमारा वो कॉमन हाइड्रोजन है जिसके बारे में हम पूरे केमिस्ट्री में बात करते हैं। आइए देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये चैप्टर सबसे हल्के एलिमेंट का है, लेकिन ये चैप्टर हल्का बिल्कुल भी नहीं है। आइए बात करते हैं कि ये एटम्स मिलके एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं। सबको पता है भाई, सबने सीखा हुआ है कि हाइड्रोजन का मोस्ट बेसिक फॉर्म H2 मॉलिक्यूल होता है, डाइप्रोटियम या डाइहाइड्रोजन जिसको कहते हैं। लेकिन अलग अलग आइसोटोप्स ऐसे ही बॉन्ड बना के 6 प्रकार के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। छोटा सा एलिमेंट 6 मॉलिक्यूल केवल एक एलिमेंट के, ये छोटी बात नहीं है। ये HD के साथ HD बना सकता है, ये HT के साथ HT बना सकता है, DT के साथ DT बना सकता है, D और D आपस में D2 बना सकते हैं, और T और T आपस में T2 बना सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन की अकरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन 6 तरीकों में से किसी एक में भी हो सकती है। और अगर थोड़ी सी कॉमन बात करी जाए तो मैंने अभी अभी बोला था कि ड्यूटीरियम रेयर है, जल्दी नहीं पाया जाता, और जो थोड़ा बहुत पाया भी जाता है उसका मैक्सिमम पोर्शन HD के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आसान सी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई परेशानी हुई होगी। कुछ जरूरी लगता है तो इसमें से आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफर करती हैं। आइए देखते हैं, बात करें हाइड्रोजन की और दूसरी तरफ बात करते हैं D2 की और T2 की। अगर इसकी बॉन्ड की बात करें तो HH सिंगल बॉन्ड जो बना है 1s1 हेड ऑन ओवरलैपिंग से स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है, और थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है। इसको कई बार लोग गलत वे में ले लेते हैं, लोग मान लेते हैं इसको दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये मैंने नहीं कहा, ध्यान रखिएगा इस एक शब्द पे जो लिखा हुआ है सिंगल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। कल को बाय चांस आपके जीवन में एक सवाल मिले आपको
और वो आपसे पूछे कि बताओ HH, NN, OO, ClCl, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, या किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? तो आप बिना अपना दिमाग लगाए या बिना कुछ सोचे आंसर HH का सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि यहां पे सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए। अगर कल को यहां N और N के बीच का ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसमें आप H को चूज नहीं करेंगे, बल्कि नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां 3 बॉन्ड्स हैं और वो इसकी स्ट्रेंथ को ओवरकम कर जाते हैं। ड्यूटेरियम के बारे में हमने सीखा, ये भी कुछ इसी तरीके से D और D के बीच में सिंगल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और ये भी बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करें इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो आप कितनी भी सोच लीजिए, आप कुछ भी सोचिए। देखिए मैंने पहले बोला था ट्रीटियम के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, वो रेडियो एक्टिव है भाई, उसके पास जाओगे तुम्हें इलेक्ट्रॉन भर देगा, चार्ज हो जाओगे, कौन जाएगा उससे पूछने अपनी प्रॉपर्टीज बताओ। तो आइए हम लोग H2 और D2 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आप बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए या मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए। D2 का मॉलिक्यूलर वेट 4 है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, डाइहाइड्रोजन का 2 है, जस्ट डबल मॉलिक्यूलर वेट है। ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने से इसको फायदा केवल इतना मिलता है कि ड्यूटेरियम और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एंड फॉरगेट इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मैक्सिमम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ड्यूटेरियम की ज्यादा होती हैं डाइहाइड्रोजन से। आई होप इतना आप लोग याद रखेंगे। लेकिन सारी प्रॉपर्टीज नहीं, मैंने बोला ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज, 2 चीजों को छोड़कर। एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्ट कौन सी 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हाइड्रोजन की ज्यादा हैं ड्यूटेरियम से? तो पहला तो है भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, और बड़ी आम बात है, मैं ना भी बताता तो आप समझ जाते, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज्यादा तेज भागेगा, जो ज्यादा तेज भागेगा वो ज्यादा डिफ्यूज होगा। और दूसरी चीज जो थोड़ी सी साइंटिफिक लगती है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होती है? बेसिकली तो ये फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन अगर इसके बारे में एक जनरल बात बताऊं तो ये पर ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या पर ग्राम ऑफ कंपाउंड 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जो यूज होती थी वो स्पेसिफिक हीट कहलाती थी, और उसका स्टेट चेंज करने में जो हीट जाती थी उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते थे। ये वेपराइजेशन की लेटेंट हीट है, यानी कि जब फेस चेंज होगा लिक्विड से गैस, लिक्विड से वेपर, तभी तो वेपराइजेशन होगा। तो अगर वेपराइजेशन हो रहा है यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से गैसियस में या लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, तो वो हीट जो हम देंगे उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये 2 ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनमें हाइड्रोजन थोड़ा सा आगे निकल जाता है ड्यूटेरियम से। आई होप यू गाइज आर गेटिंग ऑल दिस, क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज है, कोई ज्यादा झमेले वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। मैं साफ करना चाहूंगा, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटी सी बात और पढ़ेंगे, केवल और केवल डाइहाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एक्चुअली 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है हमारे नेचर में। एग्जिस्ट एज 2 डिफरेंट फॉर्म्स, और ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं ये अलग होते हैं उनकी प्रोटॉन स्पिन्स के टर्म में। डिफरेंट इन प्रोटॉन स्पिन्स, बड़ी आसान सी बात है, कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है।
दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अगर आपने कभी नाम सुना है तो आपने सुन रखा होगा। एक होती है ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरा होता है पैरा हाइड्रोजन। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये मैं हटाना चाहूंगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या चीज है। प्रोटॉन स्पिन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन है, यहां उनकी स्पिन की बात हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात पे कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। अगर हम H की बात करें, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो सबसे कॉमन फॉर्म है उसमें केवल और केवल एक प्रोटॉन मौजूद है उसके न्यूक्लियस में, यानी कि प्रोटॉन की स्पिन में डिफर करते हैं, इसलिए इनको हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर्स कह देते हैं। पूरा न्यूक्लियस ही बदल रहा है इनका, क्योंकि न्यूक्लियस में केवल एक गरीब प्रोटॉन ही तो है और वो भी उल्टा घूमेगा, तो न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलेंगे। अब दिखाते हैं इनमें आपको डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आइए बात करें ऑर्थो हाइड्रोजन की। दो H एटम्स को अगल बगल बना लेते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो याद करिए, एक थ्योरी उसमें पढ़ते थे हम लोग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे तो समझने में कठिन होती थी, लेकिन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उससे बनाना रख लेते थे। तो अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन से बनाया जाए तो हमें पता चलेगा कि इसके पास कुल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो केवल ये एक ऑर्बिटल को फिल करेंगे। और हमें ये बात मालूम है, जब हम लोग एक ऑर्बिटल फिल करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन्स में होते हैं। ये बात ध्यान देने वाली थोड़ी कम है और लोग देते भी नहीं हैं, लेकिन मैं इस बात पे ध्यान देना चाहूंगा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन करते हैं, चाहे ऑर्थो हाइड्रोजन हो या पैरा हाइड्रोजन हो। इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट घूम रहे होंगे, अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, पहला एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। ये बात तो हो गई भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं। ऐसा आखिर कौन सा खेल ये दिखा रहे हैं कि हमने इनको 2 प्रोटॉन होने के बाद भी न्यूक्लियर आइसोमर्स बोल दिया है। आइए देखिए, ऑर्थो और पैरा, इनकी सच्चाई इनके नाम में छुपी हुई है। अगर आप याद करें थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, तो अगल बगल पोजीशंस एरोमेटिक केमिस्ट्री में ऑर्थो पोजीशंस कहलाती थी। अगल बगल, साथ वाली, कहते हैं ना अगल बगल रह रहे, हमारे साथ के घर में रहता है, साथ के रूम में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और ऑपोजिट हो जाए, एकदम एक ऊपर एक नीचे, एक और दूसरा 180 डिग्री के एंगल पे, तो उसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते थे बेंजीन रिंग की। तो वैसे ही अगर साथ हो जाए, आओ साथ घूमे, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग नाम देते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और पैरा, कोई आपसी सहमति नहीं है दोनों के बीच में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बड़ी आसान सी बात है। एनसीईआरटी इसको नहीं लिखती है, लेकिन सवाल आना बहुत कॉमन है, इसलिए आपको सीखना ही पड़ेगा। ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है और पैरा हाइड्रोजन क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको मिटाने से पहले मैं इनकी भी एक प्रॉपर्टी को कंपेयर करना चाहूंगा। अगर हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की, तो मैं आपको बताऊं कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है पैरा से, एंड सेम अप्लाइज टू एनर्जी ऑल्सो। जनरली हम सब लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी तो भाई अपोजिट चलते हैं। ये मत सोचना इसमें तो पहले ऑर्थो लिखा था, यहाँ पैरा लिख दिया, यहाँ पैरा पहले को ऑर्थो, अभी तो कह रहे थे सेम होता है, अब उल्टा बता रहे हो। उल्टा नहीं है बेटा,
ध्यान से देखो, साइन भी ऑपोजिट हुआ है, ऑर्थो की ही एनर्जी भी ज्यादा है। जनरली लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, हर जगह काम करता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। एक चीज है, आप याद कर लेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे, और मैं आपको लेके चलता हूं कुछ और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे। अब की बार हम लोग अपनी बात को कन्फाइंड रखेंगे केवल हाइड्रोजन तक। कोई ड्यूटेरियम नहीं, कोई आइसोमर नहीं, नॉर्मल सिंपल सादी हाइड्रोजन, हल्की फुल्की बिल्कुल। सबसे पहला फॉर्म वो जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं H2 या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, या डाइहाइड्रोजन भी नाम होता है इसका, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ये H और H के सिंगल बॉन्ड में फॉर्म करती है। मैंने बताया अभी आपको कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में। अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है भाई? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच का। बड़ी सिंपल हाइड्रोजन है। रिएक्टिविटी भी बहुत कम है। क्यों यार? रिएक्टिव कराओगे तो इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और रिएक्टिविटी के लिए बॉन्ड टूटना जरूरी है। और मैंने अभी बताया कि बॉन्ड मजबूत है, आसानी से नहीं टूटेगा। जब आसानी से टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। ये बात थी H2 की। इसी के अंदर अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में हम D2 को भी कंसीडर कर लें, भाई है तो ये भी मॉलिक्यूल ना, जैसे वो HH है ये DD है। और मैंने बताया था कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हाइड्रोजन की कम होती हैं ड्यूटेरियम से। और रिएक्टिविटी की अगर बात करें, देखिए रिएक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो आप फिजिकल से नहीं देखेंगे। ये भारी है, और मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ज्यादा है, यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा है, इसका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग है, और मुश्किल से टूटेगा, रिएक्टिविटी और कम होगी। तो हम बोलते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन D2। ठीक है, बहुत सरल बात। ये थी हमारी पहली मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली, बहुत कम एनर्जी है इसके पास, रिएक्टिविटी इसीलिए इसकी बहुत कम है, ये मोस्ट स्टेबल है। दूसरे पे आइए, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ये समझने के लिए कि ऑक्लूडेड हाइड्रोजन आखिर क्या चीज है, हमें ऑक्लूजन को समझना पड़ेगा कि भाई ऑक्लूजन क्या चीज होती है आखिर। जो उसके नाम पे तुमने हाइड्रोजन बता दी, हमने तो ये कभी सुनी ही नहीं, क्या चीज है ये? आइए आपको दिखाता हूं। ये निकल का मेटल है, ये उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो मैंने नीचे बनाए हैं ये उसके अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए मैंने सरफेस गलती से बना दिया है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको ये चीज फील होगी कि हाँ नीचे ये मेटल कॉन्टिन्यूड है, ना कि यहां पे भी एक सरफेस है। ये कॉन्टिन्यूड है, नीचे वाला सरफेस हमें नहीं दिख रहा है, हम ऊपर वाले सरफेस पे बात करेंगे। हाइड्रोजन या कोई भी गैस या कोई भी मॉलिक्यूल कभी कभी ऐसे एटम्स या एलिमेंट्स के ऊपर आता है और ये मेटल उसको अपने ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स से रोक लेता है सरफेस पर। ध्यान देने वाली बात है, सरफेस पर, अंदर नहीं। तो ये सरफेस पे जब इसको रोकेगा तो ये वाला हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट करेगा, इस वाले को बगल वाला अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इसके बीच का बॉन्ड, देखिए हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड छोटा है क्योंकि एलिमेंट छोटा है, निकल के बीच का बॉन्ड बड़ा होगा, तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो कुछ खिंच जाएगा इस प्रकार से। जब वो खिंचेगा तो उस बॉन्ड में आएगी स्ट्रेन, और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा एक स्ट्रेन्ड बॉन्ड, और इसकी एनर्जी अब कम है। इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है, अब आप इसको बड़ी आसानी से तोड़ के हाइड्रोजन को रिएक्ट करा सकते हैं। रिएक्टिविटी बढ़ा देता है हाइड्रोजन की, इसीलिए आपको याद हो
क्लास 10th में भी पढ़ी, क्लास 11th में भी पढ़ी। कमर्शियल यूज है, वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल घी यानी कि डालडा घी बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्रोसेस है ये हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन नाम दिया जाता था। एज अ कैटलिस्ट हम लोग कई बार पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल को इस्तेमाल किया करते थे। स्पेसिफिकली निकल में भी बात करें तो रैने निकल यूज करते थे, और रैने निकल को कुछ अलग नहीं बोलते, ये केवल निकल एल्यूमिनियम अलॉय होता है जिसमें एल्यूमिनियम को NaOH के थ्रू लीच आउट करा दिया जाता है, पाउडर्ड बना दिया जाता है, और प्योर निकल बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करके इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाता है और ये कंपाउंड में हाइड्रोजिनेशन कराने में मदद करा देती है। रिएक्शन बहुत सरल है, मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, तब भी मैं लिखता हूं, शायद आपको कुछ भूली यादें वापस आए। रिएक्शन कुछ ऐसी होती थी, ये उसकी जनरल रिएक्शन है। देखिए फैट और ऑयल ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन ऐड कराते थे निकल की प्रेजेंस में और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना देते थे। यही रिएक्शन होती थी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, और यूज करते थे ऐसे कुछ मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट। क्या काम था उनका, आज वो हमें समझ में आ गया है। अब हमने सीख लिया है भाई कि ऑक्लूजन चीज क्या है। आइए देखें कौन सा मेटल कितने अच्छे तरीके से ऑक्लूजन करता है। ऑक्लूजन पावर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। सबसे ज्यादा ये पावर ट्रांजिशन मेटल्स में ही पाई जाती है और हम नाम भी उन्हीं का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा अच्छे से कोई ऑक्लूजन करा पाता है तो वो होता है कोलॉइडल पैलेडियम। देखिए कोलॉइड होने से कुछ नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और ये प्रोसेस कैसी है, सरफेस पे होने वाली। आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ये प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज्यादा रिएक्ट करेगी। उसके बाद नॉर्मल पैलेडियम, फिर हमारा प्रेशियस एलिमेंट प्लैटिनम, Au ऑरम गोल्ड और निकल। Au सिंबल है, ऑरम इसका साइंटिफिक नेम है, गोल्ड इसका कॉमन नेम होता है, ये आप लोग जानते होंगे। कोलॉइडल पैलेडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और निकल। याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे, काला पंडित। काला पंडित है, पिटेगा और नहीं। भाई कोई कब तक मार खाए, अब नहीं पिटेगा ये। काला पंडित पिटेगा और नहीं। काला मतलब कोलॉइडल पैलेडियम, पंडित पैलेडियम, पिटेगा प्लैटिनम, और फॉर ऑरम और गोल्ड, और नहीं मतलब निकल। याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक, लिख सकते हैं, काम आएगी। यहां पे खत्म होती है हमारी ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। आइए अब हम लोग तीसरी टाइप के हाइड्रोजन पे पहुंचते हैं। थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, पूरा ही रब कर देते हैं। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, वेरी गुड। तीसरी बात करते हैं भाई। तीसरे नंबर की हाइड्रोजन कहलाती है नेसेंट हाइड्रोजन। इतना प्यारा नाम है इसका। नेसेंट का मतलब अगर आपको इंग्लिश में पता हो, इंग्लिश में नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, एकदम छोटा सा पैदा हुआ बच्चा, नेसेंट किड। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है ये, तुरंत अभी फ्रेश बनी है, रिएक्टिव है, किसी से भी रिएक्ट कर जाएगी, किसी की भी झांसे में फंस जाएगी, अभी अभी पैदा हुई है ये। इसको बनाने का वैसा कोई तरीका नहीं होता, ना हम इसको अलग कर पाते हैं, लेकिन जनरली जब मेटल की रिएक्शन एसिड से होती है तो ये रिएक्शन आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज है इस बारे में तो मैं आपको बताऊं कि जो H2 निकलती है वो पहले 2 हाइड्रोजन के फॉर्म्स में होती है, 2 अलग अलग हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं और ये सॉल्यूशन में ही एग्जिस्ट करती है। आप इसको अलग नहीं कर सकते, माइक्रो सेकेंड्स का खेल है, ये बनेगी और दोनों आपस में सामने देखकर एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और बहुत अच्छी दोस्ती बना के तुरंत H2 स्टेबल लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएंगे, जो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अभी आएगी। तो
तो ये होती है हमारी नेसेंट हाइड्रोजन जो नई नई बनी है। अब ये हाइड्रोजन मैंने अभी अभी बोला बड़ी भोली भाली होती है, छोटे बच्चों की तरह किसी के भी झांसे में आ जाएगी, किसी से भी रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करेगी तो उस पे हाइड्रोजन जुड़ेगी। और अगर 10वीं कक्षा 10th क्लास की भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ी हो, मुझे याद है पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ाई जाती थी, तो उसमें भी बताया गया था कि भाई रिडक्शन का सबसे आसान डेफिनेशन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन की होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये किसी से भी रिएक्ट कर जाएगी, तुरंत ऐड हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा काम करती है एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूस कराएगी दूसरों को, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी दूसरों पर ऐड होकर। तो सर ये होती है हमारी नेसेंट हाइड्रोजन। आइए इसके बाद एक और टाइप के हाइड्रोजन पढ़ते हैं और फिर इनमें फर्क जानेंगे। चौथे टाइप के हाइड्रोजन है एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका नाम सब बता देता है, साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है, यहां नाम रखे ही ऐसे जाते हैं कि आप नाम पढ़ें और आपके दिमाग में चीज तुरंत बैठ जाए। एटॉमिक हाइड्रोजन, नाम में ही देखो क्या लिखा है, एटम, तो ये किस फॉर्म में होगी? ये एटम के फॉर्म में होगी। इसको बनाने का तरीका थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये काम बहुत आती है हमारे। देखो कैसे बनाते हैं। हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को लेते हैं, तीसरी बार बता रहा हूं मैं इस वीडियो में कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ये जो सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है, और अगर एक ही बात को 3 बार बोला जा रहा है तो कुछ गहराई उसमें जरूर होगी। इसको हम जब तोड़ते हैं तभी हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, और कमाल की बात यह है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि इस रिएक्शन की जो हीट है, वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन होती है 103 किलो कैलोरी। हमें ये रिएक्शन काम नहीं आती, इसकी उल्टी रिएक्शन कर दो तो ये जो बॉन्ड एनर्जी तुम्हें देनी पड़ी है तोड़ने के लिए, जब ये कंबाइन होगी तो तुम्हें मिलेगी। और इतनी एनर्जी हम नॉर्मली तो नहीं दे सकते, या तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है, और नहीं तो इलेक्ट्रिक आर्क, बहुत हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करा के इसको तोड़ा जाता है। लेकिन इसकी उल्टी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो ये जो बॉन्ड एनर्जी आपको देनी पड़ी है, अब की बार ये एनर्जी हमको मिलेगी, रिएक्शन की हीट हो जाएगी -103 किलो कैलोरी। देखिए अगर आपको प्लस माइनस के बारे में नहीं पता है तो आप इतना समझ सकते हैं कि यहां जब हमने तोड़ के एटम्स बनाए थे तो एनर्जी देनी पड़ी थी, भाई उसको तोड़ा है तुमने, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब की बार दोनों जुड़े हैं, अट्रैक्शन हुआ है, एनर्जी का लॉस होगा, तो ये एनर्जी लॉस होके हमें मिलेगी, और इस एनर्जी का हम भरपूर फायदा उठाते हैं मेटल्स की वेल्डिंग करने में। दिखाता हूं कैसे। ये मेटल का टुकड़ा था जिस पे यहां पे आपको वेल्डिंग करनी थी। जो मशीन उसमें यूज करी जाती है उसको हम लोग एटॉमिक टॉर्च बोलते हैं, एटॉमिक टॉर्च बोलते हैं। देखा होगा वेल्डिंग वाले काला चश्मा पहन के एकदम लगे रहते हैं मशीन पकड़ के, वही मशीन गन टाइप की होती है। होता क्या है, इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट पास कराते हैं, उससे इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन बाहर आते आते H एटम्स में टूट जाती है, और जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आती है ये दोबारा H2 बनाती है और रिलीज होती है -103 किलो कैलोरी हीट, जो इस मेटल को यहां से गला देती है और आप अपनी मर्जी की वेल्डिंग या सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहां बहुत काम आती है हमारी एटॉमिक हाइड्रोजन। 4 तरीके के हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ी, मॉलिक्यूलर, ऑक्लूडेड, नेसेंट और एटॉमिक हाइड्रोजन। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइए बात करें इनकी रिएक्टिविटी की। सबसे ज्यादा एनर्जी जिसके पास, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो। अभी अभी हमने सबसे ज्यादा एनर्जी वाली हाइड्रोजन पढ़ी है और उसका नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन। इसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी होती है नेसेंट हाइड्रोजन में,
उससे पहले आती है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड स्ट्रेंड था केवल इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ी और रिएक्टिविटी बढ़ी हुई है। और सबसे सुकून में है हमारी H2, यानी कि M से डिनोट कर देता हूं मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? मॉलिक्यूलर, सबसे उसके बाद ऑक्लूडेड, उसके बाद नेसेंट, और लास्ट में सबसे कम स्टेबल कौन? हमारी एटॉमिक हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी को याद करिए, रिएक्टिविटी उल्टा होता है, और स्टेबिलिटी को याद करने के लिए बिल्कुल छोटा सा नाम आपके सामने लिखा है, मोना। बहुत छोटा सा नाम है, क्यूट सा, बिल्कुल ऐसा लगता है किसी छोटी सी बच्ची का नाम होगा। मोना नाम सामने लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी है एनर्जी पूछी जाए, एनर्जी या रिएक्टिविटी पूछी जाए, जस्ट ऑपोजिट आप लिख लेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको भी मैं अब रब करना चाहूंगा। तो अगर रिवाइंड करने की हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, तो हाइड्रोजन के बारे में बहुत ही बेसिक बातचीत करी कि ये होता क्या है। पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे लाइट एलिमेंट है, इतना लाइट है चीजों को उड़ा देता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता अर्थ पे। सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हालांकि हाइड्रोजन के ही बने हैं क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रांग है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। सन में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन भरी है, और यहां तक हाइड्रोजन की सारी बेसिक चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट होता है छोटा सा, इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, और एक लाइन में खत्म हो जाएगी, नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड ही नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है ये कहां पर हो। कुछ लोग कहते हैं अल्कली मेटल में, किसी ने कहा यह हैलोजन में है, इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं रोग एलिमेंट। रोग मैंने अपनी सुविधा अनुसार बोला है, रॉग पढ़ा जाता है, रॉग एलिमेंट। और रॉग का मतलब होता है हिंदी में बदतमीज। क्या बदतमीजी करता है ये, मैं बोलूंगा क्या रोग है ऐसा इसको कि हम इसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। और वो रोग ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एल्कली मेटल्स से भी मिलती हैं और रिजेंबल करती हैं हैलोजेंस के साथ भी। और किसी भी एलिमेंट को किसी भी ग्रुप में आखिरकार रखा क्यों जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो ऐसा क्या है इसमें कि इसको हम लोग रख नहीं पा रहे, ये बताएंगे हमें इनकी प्रॉपर्टीज। आइए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा जरूर होगा। NS1 टाइप का होता था, और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, बिल्कुल मैच करता है एल्कली मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन से। दूसरी बात, दोनों ही यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। और कैसा? पॉजिटिव, तो यूनिपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। वैसे पॉजिटिव लिखा था तो कैटायन ना भी लिखते, जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखना बेहतर है। यूनिपॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। सोडियम Na+, पोटेशियम K+, और हाइड्रोजन H+। शक्ल दोनों की मैच करती है, लगता है एक ही परिवार, एक ही फैमिली, एक ही ग्रुप के होंगे, लेकिन मैंने अभी बताया इसको रोग है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है भाई। इसके बाद थोड़ी सी हैलोजन से मैच करा देते हैं, फिर उसमें पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नेक्स्ट नोबल गैस से। यहीं से बदतमीजी इसकी स्टार्ट हो गई है, तभी इसको रोग एलिमेंट नाम दिया गया है। रोग मतलब बदतमीज एलिमेंट, किसी की ना माने हम। बात करें हम लोग पहले हैलोजन की, तो फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन 2p2, सॉरी गलती से 2s2 2p5 होता है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये 2p6 हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन का। अगर हाइड्रोजन के 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो सर 1s2 हो जाएगा। 1s2 किसी नोबल गैस का होता है क्या? पहचानो, यही तो हीलियम है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नेक्स्ट नोबल गैस से। अगर कभी इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ी हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के पॉजिटिव को हम लोग एनोड नाम देते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड नाम देते हैं। अगर यहां पे कोई अल्कली मेटल का आयन प्रेजेंट हो, सपोज आप Na+ के किसी सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं फ्यूज्ड स्टेट में, हालांकि ये सब चीजें आगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखते हैं, पर थोड़ा सा यहां बेसिक लगाइएगा। Na+ माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। अगर यहां H+ हो तो वो भी इसी कैथोड पे जाएगा। कैथोड का काम ही होता है रिडक्शन कराना, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा और H2 गैस निकालेगा। बैलेंस करने के लिए हाफ यूज करते हैं। हमें केवल ये सीखना है, हाइड्रोजन निकालेगा कैथोड और ये कैथोड पे रिलीज होगा। इसकी रिलीज कैथोडिक होगी, कैथोडिक रिलीज दिखाएगा जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स। मैंने बोला था ये इतना आसान नहीं है। एक बात में मानता ही नहीं, बदतमीज है, रोग कहते हैं। जैसे वो यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाते थे, ये यूनी नेगेटिव एनायन बनाएगा। यूनी नेगेटिव एनायन बनाएगा। क्यों? अभी अभी तो बताया था एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नोबल गैस से, उसको ले लेगा, एक माइनस चार्ज और बन गया नोबल गैस, हो गया स्टेबल। अब F पे जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये F- हो जाता है, यूनी नेगेटिव एनायन है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। हाइड्रोजन पे ऐड करते हैं H-, नाम फ्लोराइड, नाम हाइड्राइड। सेम टू सेम दिख रहे हैं शक्ल में, ऐसा लगता है सेम फैमिली के हैं। और अब की बार ये नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पर जाना पसंद करेंगे और रिलीज होंगे दोनों के दोनों एनोड पर। और हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन की रिलीज एनोडिक भी होती है। अगर वो माइनस के फॉर्म में है तो एनोड पे रिलीज होगा, अगर प्लस के फॉर्म में है तो कैथोड पर रिलीज होगा। किसी भी तरीके से रिलीज हो सकता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। आइए मिटा देते हैं एक दो प्रॉपर्टीज और अंत करेंगे इस वीडियो का। बड़ी आसान सी दो बातें। हाइड्रोजन को हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं भाई, H2 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 हमेशा लिखते हैं। कहीं भी हाइड्रोजन को क्या होता है सर, H2 होता है। क्लोरीन को भी तो Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को भी तो Br2 लिखते हैं। सारे के सारे हैलोजेंस हो या हाइड्रोजन हो सेम एटॉमिसिटी शो करते हैं, दो एटम के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कहते हैं ये बनाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एल्कली मेटल जैसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। दूसरी चीज, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, लेकिन एल्कली मेटल्स फेमस हैं अपने मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को लेकर। इनकी तो बहुत ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और जो हैलोजेंस हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करते। वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। हाइड्रोजन इनके बीच में आता है, किसी को रिजेंबल नहीं करता, तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं और कह देते हैं कि तुम्हें हम कहीं नहीं रखेंगे। कभी आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो? देखी सब नहीं होगी, कुछ ऐसी नजर आती है और यहां पे अलग से एक डब्बे में हाइड्रोजन रखा जाता है, कह देते हैं तुम्हारी जगह सर्टेन नहीं है। यहाँ एक हीलियम रखा होता है, हालांकि वो नोबल गैस में मिक्स्ड होता है, नीचे F ब्लॉक वाले भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को अलग जगह दी गई है, कहते हैं तुम्हारी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है।
यहां तक हाइड्रोजन के बारे में बहुत ही बेसिक बातचीत थी। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन को बनाते कैसे हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शंस कैसी होती हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं केमिकल रिएक्शंस में, कुछ इसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में। छोटा चैप्टर है पढ़ने के लिए, लेकिन याद रहेगा तो स्कोरिंग भी होगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।